हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो 72वां बीपीएससी है आपका 26 जुलाई को, उसके लिए बहुत अच्छा एक क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं हम। एक बहुत अच्छा टॉपिक है उसके लिए। तो हम पहला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखा है बेसिकली। अब देख लेते हैं, प्लासी की लड़ाई 1757 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, जिसने सिराजुद्दौला को हराने के लिए मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सीट के साथ साजिश रची थी। ये पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है कि रॉबर्ट क्लाइव ने इन सबको खरीद लिया था, जो उसके मुनीम थे, जो उसके मिनिस्टर्स थे एक तरीके से सिराजुद्दौला के, उन सबको खरीद लिया था। और एक तरीके से ये लड़ाई बिना लड़ाई वो जीत गया था। ये लड़ाई 23 जून 1757 को हुई थी कलकत्ता के पास। ठीक है, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के निर्विवाद दीवानी अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। ठीक है, तो ये इससे नहीं किया था बेसिकली। ये वाला दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट ठीक है। ये बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, सॉरी बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर, उसमें ये दीवानी के राइट्स इनको मिले थे, जो कि हुआ था अक्टूबर 1764 में। फिर उसके बाद अगस्त 1965 में संधि हुई थी, सॉरी 1765 में संधि हुई थी। उसके तहत इनको दीवानी राइट्स और वो सब मिले थे। इसमें पहला स्टेटमेंट ही ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब हुई थी? ये अगस्त 1965 में हुई थी, अगस्त 1765 में हुई थी। और ये बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ था उसके बाद हुई थी। इसमें क्या क्या था वो देख लेते हैं। इट वॉज कंक्लूडेड बाई द रॉबर्ट क्लाइव विद शुजाउद्दौला ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड ऑफ मुगल एम्पायर। बिल्कुल ठीक है, मीर कासिम था और आपका अवध का जो नवाब था शाह आलम, ये शुजाउद्दौला था, और मुगल शासक था वो था शाह आलम सेकंड। ये तीनों के तीनों कंबाइंडली लड़े थे और ये बुरी तरीके से हार गए थे 1764 में बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। तो उसके बाद ये ट्रीटी हुई थी, उसमें शाह आलम वॉज ग्रांटेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोरा, नहीं कारा है, कारा एंड इलाहाबाद इन परपेचुटी टेकन अवे फ्रॉम द नवाब ऑफ अवध। तो नवाब ऑफ अवध से बोला गया था कि भाई आपको एक तो 50 करोड़ रुपए देने, 50 करोड़ रुपए इंडेमिनिटी देनी है, और उसके अलावा आपको कारा और इलाहाबाद देना है मुगल एम्पायर को, मुगल का जो शाह आलम सेकंड है उनको। और जो वहाँ पे बनारस के राजा थे उनको उस स्टेट को दिया गया था कि वो देख रेख करेंगे इसकी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं, द ट्रीटी स्टेब्लिश ए कंप्लीट एंड डायरेक्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन निजामत ऑफ बंगाल। नहीं, कंप्लीटली नहीं, ये यहाँ पर जो एक्सट्रीम वर्ड है ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको बिगाड़ रहा है, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो दो ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1775 से लेकर 1782 के बीच में हुआ था। बेसिकली ये सारा का सारा जो सीन चल रहा था वो किससे रिलेटेड था कि 1713 से लेके 1720 तक बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पेशवा थे, बालाजी विश्वनाथ ये पेशवा थे। अब उसके बाद बाजीराव 1720 से लेकर 1740 तक, बाजीराव मस्तानी वाला है ना, बहुत ज़्यादा ये तेज थे लड़ने में, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है, किस तरीके से अटैक करना है। ठीक है, 1740 से 1761 तक ये थे आपके बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव। और 1761 से जब उनको पानीपत का तृतीय विश्व जो युद्ध हुआ था उसमें इनको हार मिली थी। उसके बाद 1772 तक ये थे आपके माधवराव। उसके बाद इनके भाई, इनकी मृत्यु के बाद इनके भाई 1772 के बाद बने थे नारायण राव। कौन थे? नारायण राव। ओके, नारायण राव को क्या मरवा दिया था किसने? रामनाथ करके थे, रामनाथ नहीं, रघुनाथ, आर्य जी वो रघुनाथ। ठीक है, रघुनाथ राव ने मरवा दिया था और वो खुद बैठना चाह रहा था गद्दी पे, पेशवाशिप पे। ठीक है,
लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो नारायण राव की जो विडो थी गंगाबाई, उनका एक बेटा पैदा हुआ नारायण राव की मृत्यु के बाद, सवाई सवाई करके था उनका नाम, सवाई माधवराव सेकंड। ठीक है, तो वो एक्चुअली पेशवाशिप पे बैठना चाह रहे थे। उनकी ये था कि जो सवाई हैं वो बैठे। रघुनाथ राव कॉन्स्पिरेसी कर रहा था, तो अंग्रेजों से आके मिल गया और उसने 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत कर ली। क्या कर ली? ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत कर ली। उसमें क्या था कि जो बसाइन है और सेल सेटिक करके एक आइलैंड है, वो दे दिया था इनको, अंग्रेजों को। उसके बाद भरूच और सूरत को कुछ रेवेन्यू मैनेजमेंट का काम दे दिया था, भाई आप यहाँ से रेवेन्यू भी कलेक्ट कर सकते हो अंग्रेजों को। और अंग्रेजों ने क्या दिया था इसको, रघुनाथ राव को 2500 सैनिक दिए थे, मात्र 2500 सैनिक कि आपकी रक्षा करेंगे ये। ठीक है, तो उसके चलते इसने सब कुछ वो कर दिया, दाव पे लगा दिया था। तो उसके चलते जो कलकत्ता मैन था, वहाँ का जो गवर्नर जनरल था, तो उसने इसको डिक्लाइन कर दिया कि भाई ये कोई ट्रीटी वीटी नहीं है। लेकिन फिर उसके बाद उपटन, कैप्टन उपटन करके पुणे भेजा गया। उसने दोबारा ट्रीटी करी 1776 में, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, ट्रीटी ऑफ पुरंदर करी। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये युद्ध था वो पेशवाशिप के चलते ये हो रहा था। रघुनाथ राव जो था वो जाके अंग्रेजों से मिल गया और उसी ने ये सब स्टार्ट करवाया। ठीक है, द वॉर बिगिन ड्यू टू द ट्रीटी ऑफ सूरत बिटवीन द रघुनाथ राव एंड द ब्रिटिश अथॉरिटीज एट बॉम्बे। बिल्कुल ठीक है। द ट्रीटी ऑफ सलबाई एंडेड द वॉर एस्टेब्लिशिंग पीस बिटवीन टू साइड्स फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। क्योंकि ट्रीटी ऑफ सलबाई 1782 में हुई थी, तो इसे एक तरीके से युद्ध खत्म हो गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, द विद रेफरेंस टू द एंग्लो मैसूर वॉर्स consider the following statements. During the second Anglo-Maratha war, Hyder Ali formed an alliance with the Marathas and Nizam of Hyderabad against the British. बिल्कुल ठीक है। देखो पहले वाला क्या था कि शुरुआत में जो निज़ाम थे और मराठा थे वो अंग्रेजों की साइड ही थे, लेकिन जो हैदर अली था उसने अपनी ट्रिक से उनको अपनी तरफ ले लिया और बोला कि भाई आपको, मराठा को बोला कि जो वाला जो रीजन है, तुंगभद्रा वाला जो रीजन है मैं आपको दे दूंगा, पेन्नार और कृष्णा के बीच में जो रीजन है वो कहने के मैं निज़ाम आपको दे दूंगा। तो वो उसकी तरफ आ गए और पहले युद्ध में अंग्रेजों को पूरी तरीके से हरा दिया था। तो वो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था उसमें। फिर अगला जो हुआ है वो 1780 के आसपास हुआ है। और इसमें क्या हुआ कि पहली बार तो इसने अंग्रेज़ों को ये जो थे निज़ाम था और आपके जो मराठा थे इनको अपनी तरफ ले लिया था और एक तरीके से इनको शुरुआत में इनको अंग्रेज़ों को हरा दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको देखते हुए आयर कूटे जो सेकंड जो कर्नाटक वॉर हुआ था उसका जो कैप्टन था, जो कि बहुत ही स्किलफुल एक कैप्टन था, वो आया और एक तरीके से हैदर अली को उसने हरा दिया था और जो मराठा थे उनको अपनी तरफ ले लिया था। तो शुरू में तो इसी के साथ थे, हैदर अली के साथ, लेकिन बाद में उनके साथ मिल गए थे और उसमें हैदर अली हार गया था। बेसिकली देखोगे तो सेकंड जो हुआ था, और ऐसा बोला जाता है इसको कैंसर था और मर गया था ये। उसके बाद फिर 84 तक ये युद्ध चला था, 1784 तक। इसका बेटा टीपू सुल्तान था, उसने इसको आगे ले गया था युद्ध को। फिर तीसरा युद्ध हुआ, फिर उसके चौथे युद्ध में तो वो मर ही गया था 1799 में। टीपू सुल्तान डाइड ड्यूरिंग द थर्ड एंग्लो मैसूर वार। थर्ड में नहीं, फोर्थ में मरा था, ये फोर्थ है तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फोर्थ हुआ था 1799 में, उसमें ये मारा गया था। द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड एट द कंक्लूजन ऑफ द फोर्थ में नहीं, ये तीसरी में हुई थी। ये 1790 से लेकर 94 93 तक जो हुआ था उसमें ये हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। इसमें लगभग आधा जो राज्य था मैसूर का वो अंग्रेजों को देना पड़ा था और अच्छी खासी मात्रा में इंडेमिनिटी जो थी, जो क्षति हुई थी इस युद्ध में, अंग्रेजों ने इससे वसूली थी, पता नहीं कितने करोड़ रुपए वसूली थी। और उसके चलते इसके बेटों को भी उन्होंने रख लिया था कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारे बेटे वापस नहीं करेंगे। तो केवल इसमें एक ही स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बाकी दो गलत है नीचे वाले। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस कौन लेकर आया था? लॉर्ड वेलेजली, इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड वेलेजली। ठीक है, देख लेते हैं। द रूलर ऑफ द अलाइंग इंडियन स्टेट वॉज कंपेल्ड टू एक्सेप्ट द परमानेंट स्टेशनिंग ऑफ अ ब्रिटिश फोर्स विद इन हिज टेरिटरी। बिल्कुल यही था कि भाई अगर आप सब्सिडरी अलायंस हमारे साथ करोगे तो उसमें क्या है कि आप एक तो हमारी बिना परमिशन के किसी दूसरे और यूरोपियन
कंट्री के किसी भी के साथ आप वो नहीं करोगे, डील नहीं करोगे। अगर करोगे भी तो हमसे पहले परमिशन लोगे, उसके बाद उसको आप रखोगे अपने स्टेट में या कुछ और डील करोगे, वो हमसे पूछ के ही करोगे। तो ये कंडीशन थी। उसके बाद ये कि परमानेंट इनका रेजिडेंट वहाँ पर रहेगा, वो सारा देख रेख करेगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। द इंडियन रूलर कुड एम्प्लॉय एनी यूरोपियन अदर देन द ब्रिटिश इन हिज सर्विस विद द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नर जनरल। बिल्कुल ठीक है भाई, दोनों स्टेटमेंट ठीक है कि बिना अंग्रेजों की इजाज़त के वो किसी और यूरोपियन पावर को नहीं रख सकता था अपने स्टेट में, या उनसे डील नहीं कर सकता था। बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिगार्डिंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय लॉर्ड डलहौजी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो लॉर्ड डलहौजी ने, जो कि 1748 से करीब 1848 से 1856 तक गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स स्टार्ट किया था, हड़प की नीति जिसको बोल देते हैं, हड़प की नीति। ओके, इट ड्रू डिस्टिंक्शन बिटवीन द रूलर्स पर्सनल प्रॉपर्टी एंड द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द स्टेट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सतारा वाज द फर्स्ट स्टेट टू बी अनेक्स अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ इन 1848। बिल्कुल ठीक है, सतारा पहला ही स्टेट था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है अभी तक। तो तीसरा स्टेटमेंट है, अवध वाज अनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बिकॉज द रूलर वाजिद अली शाह डाइड विदाउट द नेचुरल मेल हेयर। ये जो होता है बेसिकली उत्तराधिकारी। तो नहीं, ये तो गलत है भाई, ये तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत नहीं हुआ था, मेल एडमिनिस्ट्रेशन के चलते हुआ था। मेल एडमिनिस्ट्रेशन तीसरा स्टेटमेंट गलत है, एडमिनिस्ट्रेशन के चलते हुआ था। और वाजिद अली शाह उस टाइम जिंदा था, ऐसा नहीं मर गया था। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो छठवां का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स वर लेड बाय द हेक्टर मुनरो। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, सातवें का हेक्टर मुनरो ही था जो लीड कर रहा था। दिस द बैटल वॉज फॉर्ड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जॉइंट अलायंस ऑफ मीर कासिम सुजाउद्दौला, ये अवध का नवाब था, और शाह आलम जो कि मुगल एम्परर था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाते हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, जो कि 1803 से 1805 के बीच में हुआ था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, द इमीडिएट कॉज वॉज द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ बसाइन बाई पेशवा बाजीराव सेकंड विद द ब्रिटिश। ठीक है, 1802 में ये ट्रीटी हुई थी। ठीक है, उसमें ये था कि भाई अब बसाइन की जो ट्रीटी हुई थी कि जो ये निज़ाम से चौथ लिया करते थे, एक तो वो कम से कम नहीं लेंगे, है ना, और कुछ एक परमानेंट स्टेशन रहेगा भाई मराठा एम्पायर में अंग्रेज़ों का, है ना, कुछ इस तरीके की कंडीशंस रखी हुई थी। ओके, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये जो रघुनाथ राव जो था उसी का बेटा था, ये बाजीराव सेकंड जो था ये उसी का बेटा था। ठीक है, ऑल मराठा चीफ्स इंक्लूडिंग सिंधिया, भोसले, होलकर, गायकवाड़ फॉर टुगेदर नहीं, ये गलत है, टुगेदर नहीं मिले थे ये। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है, पहला ही सही है। ये टुगेदर अगर मिलके लड़ते तो शायद कुछ बात बन जाती। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एंग्लो नेपाल वॉर। एंग्लो नेपाल वॉर हुआ था 1814 से लेकर 1816 तक हुआ था। तो इस टाइम आपका कौन रहा होगा? लॉर्ड हेस्टिंग ही रहा होगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये 1813 से लेके गवर्नर जनरल था 1823 तक। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस वॉर द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ओवर द गढ़वाल कुमायूं। ये यूपीपी से 2024 में 25 में आया हुआ प्रश्न है। अलॉन्ग विथ मसूरी एंड शिमला। तो अगर देखोगे तो भाई बिल्कुल ठीक है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट अभी तक ठीक है, क्योंकि इसको नैनीताल भी मिला था, नैनीताल भी मिला था। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। द गोरखास एग्री टू एक्सेप्ट द ब्रिटिश रेजिडेंट एट काठमांडू। तो ये थोड़ा डाउटफुल बोल सकते हो। गोरखास बेसिकली ठीक है, मेरे हिसाब से तीनों स्टेटमेंट को आप ठीक कर सकते हो। तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं 10वां प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनेक्सेशन ऑफ सिंध बाय द ब्रिटिश।
तो किसने किया था एनेक्सेशन ऑफ सिंध भाई? लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो थे, लॉर्ड एलन बरो, उनके टाइम पे हुआ था। ये हुआ था 1842 से लेके 44, ज़्यादा केवल 2 साल तक के थे ये। बेसिकली हो क्या रहा था कि जो अलेक्जेंडर वन था रशिया का, और जो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो बहुत लंबे टाइम से ये चल रहा था कि रशिया अटैक कर सकता है इंडिया पे सिंध की साइड से, लैंड रूट से, है ना। तो वो पहले भी ये इशू चल रहे थे, ऊपर से इनको डर रहता था कि ऊपर से सिंध की साइड से कोई अटैक न कर दे, इसके चलते सिंध को लेना बड़ा जरूरी था। तो सिंध वाज ऑफिशियली अनेक्स बाय द ब्रिटिश इन 1843 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड एलन बरो। बिल्कुल ठीक है। और सर चार्ल्स नेपियर वाज द अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द सिंध आफ्टर इट्स एनेक्सेशन। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द एंग्लो सिख वॉर्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो एंग्लो सिख वॉर था उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कंक्लूडेड विद द ट्रीटी ऑफ लाहौर इन 1846 विच डिक्लेयर्ड दलीप सिंह एज अ महाराजा। बिल्कुल ठीक है। 1839 में रंजीत सिंह मर गए थे, और उसके बाद सिख एम्पायर एक तरीके से प्रॉब्लम में आ गया था, शेकन कर रहा था, अंग्रेज इसका फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। हाँ, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, दिलीप सिंह को उन्होंने राजा डिक्लेयर किया था। पंजाब वॉज अनेक्स टू द ब्रिटिश टेरिटरी बाय लॉर्ड हार्डिंग आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। तो नहीं, पहली की बार तो नहीं, सेकंड अगर होता तो उसको मैं मान भी लेता। सेकंड जो एंग्लो सिख वॉर हुआ था उसके बाद कंप्लीटली पंजाब को अनेक्स कर लिया था, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। द सेकंड एंग्लो सिख वॉर लेड टू ए टोटल सरेंडर ऑफ सिख फोर्सेस एंड रिमूवल ऑफ द कोहिनूर डायमंड टू इंग्लैंड। पहला और तीसरा स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जो रेगुलेटिंग एक्ट था, तो पहला स्टेटमेंट है इट चेंज द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल टू द गवर्नर ऑफ बंगाल टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे, वारेन हेस्टिंग, सॉरी लॉर्ड हेस्टिंग बाद में आई, वारेन हेस्टिंग बना था आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पहला, ठीक है, 1772 के बाद 1785 तक। ओके। इट सबऑर्डिनेटेड द प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे मद्रास टू बंगाल इन मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द पिट्स एक्ट ऑफ 1784। पिट्स एक्ट जो 1784 था उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं क्या स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट है इट इस्टेब्लिश ए बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंसिस्टिंग ऑफ 6 कमिश्नर टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बिल्कुल ठीक है। जो पिट्स एक्ट था बेसिकली उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी को संभालने के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें 6 कमिश्नर थे जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स को भी मैनेज करते थे। ओके। एक कमर्शियल अफेयर था, एक पॉलिटिकल अफेयर था, दो तरीके से डील कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी राइट है। इट फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है। 1784 में पहली बार ब्रिटिश पोजेशन बोला इंडिया में अपनी टेरिटरी को। इट सेपरेटेड द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ए बी सी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। 13 में का डी है। अब 14वां देख लेते हैं, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809। देखो 1809 की जो ट्रीटी थी बेसिकली इसलिए हुई थी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था और अंग्रेज थे, आई मीन रशिया का जो राजा था, वो चाह रहे थे कि लैंड रूट से इंडिया पर अटैक किया जाए। तो उसके चलते बहुत ज़्यादा ये कॉन्शियस थे अंग्रेज, और ये चाहते थे कि सिंध के थ्रू और वहाँ पर रंजीत सिंह जो पंजाब में राजा हैं उनसे ट्रीटी की जाए, बातचीत की जाए, ताकि उधर से अटैक ना हो, ये हमारी हेल्प कर सकें। तो अमृतसर की ट्रीटी हुई थी। इट वॉज साइन बिटवीन द महाराजा रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव चार्ल्स मैटकैफे। बिल्कुल, मैटकैफे लाहौर गया था और लाहौर में उसने ये बातचीत की थी। सतलुज रिवर वॉज एक्सेप्टेड एट द बाउंड्री लाइन बिटवीन द टेरिटरीज ऑफ रंजीत सिंह एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बिल्कुल सतलुज रिवर थी, वो बाउंड्री बना दी गई थी। ओके, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैटल ऑफ वोंडिवॉश। तो बैटल ऑफ वोंडिवॉश हुआ था भाई, तीसरा जो कर्नाटक वॉर हुआ था 1756 से लेकर 1763 तक। ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी 1763 में, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। द इंग्लिश
यहाँ पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट वॉज अ डिसीसिव बैटल फॉट ड्यूरिंग द थर्ड कर्नाटिक वॉर बिटवीन द फ्रेंच एंड द इंग्लिश। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द इंग्लिश आर्मी वॉज लेड बाई द सर आयरकुटे वाइल द फ्रेंच आर्मी वर लेड बाई द काउंट डी लेली। दोनों के दोनों स्टेटमेंट अभी तक ठीक है। द फ्रेंच विक्ट्री, भाई फ्रेंच विक्ट्री नहीं हुई थी, गलत है, तो केवल दो स्टेटमेंट ठीक है। अंग्रेज जीते थे, इसको डिसिसिवली जीते थे, उसके बाद एक सेटबैक लगा था अंग्रेजों के द्वारा ब्रिटिश एम्पायर, उसको फ्रेंच एम्पायर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। विद रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ यांडबो 1826 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो बेसिकली ये बर्मा का जो एंग्लो बर्मा वॉर हो रहा था उसके रिगार्डिंग ये प्रश्न है, तो देख लेते हैं। इट ब्रॉट एन एंड टू द फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर, बिल्कुल ठीक है। 1824 से लेकर 1826 तक ये वॉर हुआ था। लॉर्ड AMHREST एमरेस्ट उस टाइम गवर्नर जनरल थे। और दूसरा जो हुआ था वो हुआ था 1850-52 के आसपास, उस टाइम लॉर्ड आपके डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी आपके गवर्नर जनरल थे। फिर हुआ था एक 1885-86 में, उस टाइम थे आपके लॉर्ड डफरिन। ये तीन युद्ध हुए बेसिकली, जो एंग्लो बर्मा वार। कौन सा? एंग्लो बर्मा वॉर, ठीक है। द इट वाज बिल्कुल ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अंडर दिस ट्रीटी द किंग ऑफ बर्मा रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ मणिपुर एंड सीडेड आसाम, अराकान एंड तेनेसियम टू द ब्रिटिश। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी के क्या थी वो देख लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो वारेन हास्टिंग्स ने ये स्टार्ट की थी, है ना। इट वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द वारेन हास्टिंग टू डिफेंड द कंपनीज फ्रंटियर बाय क्रिएटिंग बफर जोन्स। भाई ठीक है, ये जो अफगान थे और नीचे से मराठा थे बार बार अटैक करते थे, तो इसको बचाने के लिए बफर जोन जैसे अवध को यूज़ किया था। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। वारेन हेस्टिंग्स का टाइम 1772 से 1785 तक है ना। ये गवर्नर जनरल था बंगाल का। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू प्रोटेक्ट बंगाल फ्रॉम द कंबाइंड थ्रेट ऑफ मराठा एंड द अफगान। दोनों के दोनों अभी तक स्टेटमेंट ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका द डिफेंस ऑफ द अवध वॉज टेकन अप बाय द कंपनी एज अ पार्ट ऑफ दिस पॉलिसी। हाँ, हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ओके, 18वां देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिगार्डिंग द फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, भाई इसमें अंग्रेजों की ना दांत खट्टे कर दिए थे आपके अफगानियों ने, ठीक है। इट वॉज इनिशिएटेड बाय द लॉर्ड ऑकलैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द रोसोफोबिया एक्सपेंशन। बेसिकली यही था कि बार बार ये एक थ्रेट मिल रही थी कि ऊपर से रशिया बाई लैंड अटैक कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द ब्रिटिश साइंड द ट्राइपेट्रिएट ट्रीटी ऑफ 1838 विद रणजीत सिंह एंड शाह सूजा टू डिपोज दोस्त अली। तो 18वें की अगर बात करोगे, 18वें का दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तो 1817 से लेकर 1819 तक हुआ था। इस टाइम भी वारेन हास्टिंग और लॉर्ड हास्टिंग में कन्फ्यूजन हो जाता है। तो लॉर्ड हास्टिंग जो है उसकी जो टाइम पीरियड है वो 1772 से लेकर 1785, और जो ये वारेन हास्टिंग और लॉर्ड हास्टिंग है ये आपका 1813 से लेके 1823 तक रहा है, ठीक है। द ब्रिटिश ऑपरेशन संगे द पिंडारी ट्रिगर्ड द कॉन्फ्लिक्ट विद द मराठा चीफ्स। हाँ बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि असल में था क्या, जो पिंडारी थे ये एक मर्सिनरी एक तरीके से आर्मी थी जो कि मराठों के साथ लड़ा करती थी, है ना। अब मराठों का जब एक तरीके से उनकी वैल्यू, उनकी पोजीशन जो कम होने लगी, हेजेमनी कम होने लगी, उसके बाद जो पंडारी थे उनको भी काम मिलने लग गया, क्योंकि पहले तो वो रेड क्या करते थे मराठा, कभी इधर वाले स्टेट में गए कभी उधर वाले स्टेट में गए, तो पिंडारी उनके साथ चलते थे। अब उनकी कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने उनकी नाक में नाक डाल दी थी, है ना। तो जो ऊपर से पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था उसमें जो मराठा थे उनकी बहुत बुरी तरीके से हार हुई थी, तो काम मिलना बंद हो गया था। पिंडारी फिर अलग अलग तरीके से लूटपाट करने लग रहे थे, आसपास की उसमें चोरी कर ली, डकैती कर ली, तो इससे अंग्रेजों की नज़र में वो लोग आ गए थे, है ना। द पेशवा से अबॉलिस्ड एंड बाजीराव सेकंड वाज पेंशन ऑफ टू बिठूर नियर कानपुर। हाँ ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है।
A small kingdom of Satara was carved out and given to the Pratap Singh, a descendant of शिवाजी। बिल्कुल ठीक है, सतारा से एक कार्व आउट करके प्रताप सिंह को वो दे दिया गया था। तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, 19वें का डी सही आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है। विद रेफरेंस टू द जुडिशियल रिफॉर्म ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करोगे 1772 से लेके 1785। अगर आप इसकी बात करोगे, ईच डिस्ट्रिक्ट वाज प्रोवाइडेड विद ए दीवानी अदालत, भाई सिविल कोर्ट होते थे। एंड फौजदारी, भाई फौजदारी में लड़ाई झगड़ा होता है, क्रिमिनल कोर्ट, दोनों के दोनों ठीक है। आप ऐसे भी पहचान सकते हो भाई फौजदारी हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। द फौजदारी अदालत रिमेन अंडर द चार्ज ऑफ एन इंडियन ऑफिसर सुपरवाइज बाय द कलेक्टर। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉर्नवालिस कोड। भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था उसने कोड बनाया था, उसको भी फादर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट वॉज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। बिल्कुल ठीक है भाई, जुडिशियल पावर अलग है, रेवेन्यू अलग। कलेक्टर का काम क्या था, पहले वो करता था कि भाई जुडिशियल पावर उसके पास थी और रेवेन्यू के काम भी उसको वही दिखता था। तो बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। इट डाइवेस्टेड द कलेक्टर ऑफ ऑल जुडिशियल ड्यूटीज लिविंग हिम प्योरली एज ए रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर। तो अगर आप बात करोगे, यही हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जो इसमें था कि पहले इसके पास जुडिशियल भी होते थे और उसके पास रेवेन्यू कलेक्शन करने का भी होता था, तो उसको जुडिशियल वाला हटा दिया था, केवल वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा भी। तो ठीक है। इट एस्टेब्लिश्ड ए ग्रेडेड स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट फ्रॉम सदर दीवानी अदालत डाउन टू द मुंसिफ कोर्ट्स। तो अगर 21वें की बात करोगे तो दो ही स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक लग रहे हैं मुझे। ठीक है, ये थोड़ा सा उतना सही नहीं लग रहा है, तो दो ही स्टेटमेंट ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट कर्नाटक वार के बारे में बात करोगे। फर्स्ट कर्नाटक में दो बैटल भी हुए थे, बैटल ऑफ सेंट थोम 1740 जिसमें फ्रेंच ने अनबरुद्दीन को हराया था, और बैटल ऑफ अंबोर इसमें अनबरुद्दीन जो कर्नाटक का राजा था वो मारा गया था 1749 में, जिसमें फ्रेंच आपका चंदा साहेब और मुजफ्फरजंग तीनों ने मिलकर अनबरुद्दीन को हराया था और मार दिया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ द वॉर ऑफ द ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप। बिल्कुल ठीक है, इसी के चलते इन दोनों में झगड़ा हो रहा था। The Battle of Saint-Thome was fought during this war, where a small French force defeated a large army of नवाब ऑफ कर्नाटक जिसका नाम था अनबरुद्दीन। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। 23 देख लेते हैं। With reference to the second administrative arrangement after the Battle of Buxar, consider the following statement regarding the dual system of government in Bengal। भाई जो 1765 में, अगस्त 1765 में जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, उसके बाद सीन बदल गया था। उसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव था, उसने ड्यूल सिस्टम चलाया था, है ना, कि जो वहाँ का जो किंग है बेसिकली उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, सारी पावर्स इन्हीं के हाथ में थी, है ना, एक तरीके से वो पपेट बना दिया था। द सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय द रॉबर्ट क्लाइव एंड लास्टेड टिल इट वॉज अबोलिश बाय वॉरेन हेस्टिंग्स इन 1772। बिल्कुल ठीक है। ओके, The company possessed the power without any responsibility while the नवाब possessed responsibility without power। बिल्कुल ठीक है, ये था पपेट था एक तरीके से, राजा सारा का सारा जो एक तरीके से वो था सिस्टम था, पावर थी, वो ब्रिटिश के हाथ में थी। द कंपनी डायरेक्टली अपॉइंटेड ब्रिटिश ऑफिशियल, नहीं डायरेक्टली अपॉइंट नहीं करती थी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, केवल ऑप्शन नंबर बी ठीक आंसर यहाँ पे है ना, डायरेक्ट अपॉइंट नहीं करती थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। चार्टर एक्ट जो आया था 1813 में, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। इट कम्प्लीटली अबॉलिश द कमर्शियल मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया विदाउट एनी एक्सेप्शन। नहीं, गलत है भाई ये पहला स्टेटमेंट। वो टी का बिजनेस कर सकता था चाइना वाइना के साथ, है ना, तो कम्प्लीटली तो अबॉलिश की थी 1833 में। ओके, इट अलॉटेड ए एनुअल सम ऑफ 1 लाख रुपीज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है, साइंटिफिक और वेस्टर्न एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए 1 लाख रुपए का उन्होंने अनुदान दिया था। हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, एक तरीके से बोलने को 1 लाख रुपए दिए थे, है ना। ठीक है, तो केवल दूसरा ही सही है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब देख लेते हैं 25वां। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ट्रीटी ऑफ देवगांव और सुरजी अजंगांव। ठीक है, अगर आप देखोगे तो ये जो हुआ था ट्रीटी,
ये भोंसले थे राजा, नागपुर के भोंसले थे, उनके साथ हुआ था, है ना, ट्रीटी। और ये हुआ था सिंधिया के साथ, सिंधिया जो देख लेते हैं। द ट्रीटी ऑफ देगांव वाज साइंड बाय द भोंसले राजा ऑफ बेरार विद द ब्रिटिश। हाँ ठीक है, ये बेरार ही के थे बेसिकली, नागपुर के भोंसले होते थे वैसे, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ सुरजी अजनगांव वाज साइंड बाय सिंधिया विद द ब्रिटिश। दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, 1803 में हुए थे, 1803 में दोनों हुए थे, 1803 में हुए थे, ठीक है। ये दिसंबर के फर्स्ट वीक में हुआ था, ये शायद 30 दिसंबर को हुआ था, है ना। Both the states accepted the subsidy lines and ceded large parts of territory to the company। तो अगर बात करोगे तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। Regarding the commercial policy of the British in the late 80s and the early 90th century, consider the following statements। तो पहला स्टेटमेंट है, the concept of the one-way free trade was enforced after the 1830 to allow British manufactured goods free entry into India and high tariffs were kept on Indian textile to in the Britain। बेसिकली क्या करते थे कि पहले इंडिया का जो टेक्सटाइल है वो काफ़ी फेमस था पूरी दुनिया भर में, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन में क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा था, उसके चलते मशीनाइज्ड जो क्लॉथ्स हैं वो प्रोड्यूस कर रहे थे और भारत की मार्केट में बहुत भारी मात्रा में उनको बेचा जा रहा था। तो भारत का जो हैंडलूम इंडस्ट्री थी, जो बेसिकली उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, बहुत बुरी तरीके से राउट कर गई थी, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो आता था सामान उसमें कोई टैरिफ वैरिफ नहीं लगता था, लेकिन जो भारत का सामान जाता था उसमें बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ लगता था। उसके चलते भारत का जो हैंडलूम सेक्टर है, जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कि बहुत वर्ल्ड फेमस था, वो बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा था। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा देख लेते हैं, इंडिया वाज कन्वर्टेड फ्रॉम एन एक्सपोर्टर ऑफ फाइन टेक्सटाइल्स इनटू द प्राइमरी एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। बिल्कुल ठीक है, इंडिया से क्या कर रहे थे, पहले भाई टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा फेमस था पूरी दुनिया भर में, लेकिन अभी रॉ मटेरियल सिर्फ भारत पैदा करता था, उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो पैदा करवाया जाता था और वो फिर बाद में रॉ मटेरियल्स लेके यहाँ से जाते थे, वहाँ पर फिर फाइन प्रोडक्ट्स बनाते थे, उनको फिर अंग्रेज दुनिया भर में उनको बेचते थे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक आ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस इन 1793। जो आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसने इसको स्टार्ट किया था। इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द जमींदार्स were made owners of the land and their right of ownership was made hereditary and transferable। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। द स्टेट डिमांडेड ए फिक्स ऑफ 90% टू द रेंट, मतलब ये कि भाई 90% अंग्रेजों को देना पड़ेगा और 10% वो जमींदार रख लेगा, ठीक है, ये सीन था। और बेसिकली ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, ओके। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो 28 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द रैयतवाड़ी सिस्टम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो रैयतवाड़ी के बारे में बात करोगे तो ये 1820 के आसपास मद्रास वाली जो प्रेसिडेंसी वहाँ पे जनरल थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने स्टार्ट की थी। तो पहला स्टेटमेंट यही है, तो ये ठीक हो जाएगा। इट वॉज प्राइमरली इंट्रोड्यूस इन द पार्ट्स ऑफ द मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसीज बाय थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। द सेटलमेंट वॉज मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स रियोत विदाउट एनी इंटरमीडिएटरीज। बिल्कुल ठीक है, डायरेक्ट जो किसान होते थे रियोत किसानों को बोलते थे, उनसे डील होती थी, कोई इंटरमीडिएटरी बीच में नहीं होता था। द रेवेन्यू रेट्स वर फिक्स परमानेंटली फिक्स नहीं करे थे भाई, यहाँ पे गलत हो जाता है, ठीक है, पकड़ लो इसको। तो दो ही स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द महलवारी सिस्टम। महलवारी जो सिस्टम था इसके रिगार्डिंग देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, इट वॉज डिजाइन बाय द होल्ड मैकेंजी एंड इंट्रोड्यूस इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है। इन जो सिंध वाला पाकिस्तान का जो रीजन था, पंजाब का, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब, बिल्कुल ठीक है। द यूनिट्स ऑफ असेसमेंट वर महल का मतलब था एंटायरली पूरे गांव को बोलते थे, विच मीन्स विलेज इन स्टेट, बिल्कुल ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन और लंबरदार, जो गांव का लंबरदार होता था वो होता था। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी। इट वॉज परसुएडेड बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉन लॉरेंस रिगार्डिंग द फॉरेन अफेयर्स, बिल्कुल ठीक है भाई। जो लॉर्ड लेटन था वो उसका फॉरवर्ड पॉलिसी था, है ना। तो क्योंकि जो 1839 से लेके
42 तक जो अफगान वॉर हुआ था उसमें अंग्रेज़ों की हालत ख़राब कर दी थी, अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। एक तरीके से बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ ऑल द एम्पायर्स अफगानिस्तान को बोलते हैं ना। तो बहुत ज़्यादा इंटरफियर ये करना नहीं चाहता था डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस पहले ही ऑलरेडी हो चुका था। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए ठीक है। एंड सेकंड है, इट वाज द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस प्रोवाइडेड दैट नो फॉरेन पावर अटेम्प्टेड टू डोमिनेट द अफगानिस्तान। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है भाई। अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल द एम्पायर बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे आज तक कोई जीत नहीं पाया प्रॉपरली। उस तरीके का ट्रायन है वहाँ पे कि वो गोरिल्ला वार करने में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है और आसानी से जीतने नहीं देते। रशिया ने भी ट्राई करा, यूएसएसआर ने, यूएसए ने भी ट्राई करा, उससे पहले अंग्रेजों ने भी ट्राई करा, कोई आज तक जीत नहीं पाया। तो इट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।